Good morning to all. Welcome to सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी. ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे SRS. SRS मतलब हो गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम. ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या चीजें आती हैं क्या नहीं आती हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि SRS क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. आई होप सभी को विजिबल होगा. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन. द गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर requirement definition is to completely and consistently specifies the technical requirements for the software product. Okay, software requirements specification is based on the system specification. High level requirement specified during initial planning are elaborated. अब क्या मतलब हुआ इसका. इसका मतलब हुआ कि जब इनिशियल प्लानिंग की जाती है किसी भी सिस्टम को बनाते वक्त या डेवलप करते वक्त, तो क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. बेसिकली हम इसके अंदर ये चीज पढ़ेंगे. इसका ये मेन गोल है कि जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाना है या किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को बनाना है, तो उसके लिए हमें इनिशियली क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट ओवरव्यू एंड समरी. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट जिसको कि बनाना है उसकी क्या क्या चीजें करनी होती हैं फर्स्ट सेक्शन के अंदर, कि उसका ओवरव्यू. वही चीज है रिक्वायरमेंट के अंदर, उसका पूरा ओवरव्यू लिया जाएगा कि क्या क्या चीजों की नीड रहेगी या कौन सी चीज किस तरह से मैनेज करनी है. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, समरी. तो वही सारी चीजें समराइज किया जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट में होगा डेवलपमेंट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट. डेवलपिंग डेवलपमेंट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाएगा. आपका ये शो नहीं कर रहा है क्या. हम्म, आप कर रहे हैं. ठीक है,
फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कि डेवलपमेंट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। अब जैसे कोई भी सिस्टम है उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर या फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज के अंदर तो सारा ओवरव्यू ले लिया और उसको समराइज कर दिया। ओके, अब उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, तो मतलब उसको डेवलप करना स्टार्ट किया, डिजाइनिंग उसकी डेवलपमेंट मतलब कि डिजाइनिंग वगैरह स्टार्ट की, ठीक है, उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से उसको मेंटेन करके चलना है, किस तरह से उसे अपडेटेड रखना है कि यहाँ पे कस्टमर को हम बीच बीच में बताते चलेंगे कि इस तरह से वर्क प्रोग्रेसिव वे में है, तो कोई रिक्वायरमेंट में जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ कोई रिक्वायरमेंट तो चेंज नहीं हो रही है। ओके, उसके बाद सेक्शन 3 में क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस डेटा फ्लो। एक्सटर्नल इंटरफेसेस डेटा फ्लो का मतलब क्या हो गया कि जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं उनसे ये किस तरह से कनेक्टेड है, उनमें किस तरह से डेटा का फ्लो हो रहा है। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। फंक्शनल और परफॉर्मेंस। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए और वर्किंग के बेस पर गुड परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो ये इसके रिक्वायरमेंट्स रहेंगी कि हाँ फंक्शनल कंटिन्यू फंक्शनल फंक्शनिंग फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ठीक है काम ले लिया और वो आराम आराम से कर रहे हैं, या फिर प्रॉपरली जो सिस्टम डेवलप किया है वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड को रिलेटेड है, फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद है अर्ली सबसेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक्सेप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि हमें पता है 0/10 = 10 होता है, लेकिन 10/0 तो क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस है, ये कोई करेक्ट चीज नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है, तो ये एक तरह से, ये तो एक जरा सा एग्जाम्पल लिया, तो इसी तरह से कोई भी एक्सेप्शंस अगर आ जाते हैं उसमें तो उनको हैंडल किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद है अर्ली सबसेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज। अर्ली सबसेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज के अंदर जैसा कि हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या आ सकता है, अर्ली सबसेट्स मतलब कि क्या इसकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि क्या पहले क्या पहले डेवलप किया जाएगा या किसको पहले प्रोसेस किया जाएगा, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है, तो किस स्टेप को फर्स्ट प्रोसेस किया जाएगा एंड किस स्टेप को बाद में प्रोसेस किया जा सकता है। ओके, फोरसीएबल मॉडिफिकेशन एंड एनहेंसमेंट। फोरकास्टिंग, जैसे कि फोरकास्टिंग बोलते हैं ना कि भाई आगे का देख के दूरदर्शिता टाइप से जो बोलते हैं, तो वही फोरसीएबल हो गया कि बाद इस तरह से उसे डेवलप किया जाए, डिजाइन किया जाए कि उसे बाद में भी मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। acceptance criteria, design hints and guidelines, cross reference index, glossary of terms। ग्लॉसरी क्या होता है, जैसे कि इंडेक्स हमने अपनी कई बुक्स में भी देखा होगा ना, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है तो उनमें लास्ट में ग्लॉसरी दिया हुआ होता है, तो वही वाली चीज है कि कोई भी टर्म जो कि सिस्टम में यूज में ली गई है तो कस्टमर फ्रेंडली तो होगी नहीं, तो उसके लिए वहाँ पे ग्लॉसरी लगा दीजिए। ठीक है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
चलो होपफुली आप लोग ने कर लिया होगा नोट। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, सेक्शन 1 और 2 में क्या चीज आएगी। The requirements documents present an overview of product features and summarize the processing environment for development, operation and maintenance of the product। ठीक है, वही चीज है जो हमने अभी पढ़ी। The requirements documents present an overview of product features and summarize the processing environment for development, operation and maintenance of the project। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप के अंदर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में include user displays and report formats, a summary of user commands and report options, data flow diagram and data dictionary। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम और डेटा डिक्शनरीज के थ्रू कमांड्स वगैरह इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद डेटा फ्लो डायग्राम स्पेसिफाई डेटा सोर्सेज एंड डेटा सिंक्स, डेटा स्टोर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस टू बी परफॉर्म। ये डेटा फ्लो डायग्राम हम लोग पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा फ्लो डायग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं। डेटा फ्लो डायग्राम में एंटिटीज होती हैं, प्रोसेस होता है, इन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के बीच में क्या प्रोसेस किया जाएगा, डेटाबेस जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। Data and flow of data between sources, sinks, transformation and stores। क्या हो गया, data and flow of data between sources and destination। ठीक है, sinks मतलब वही, transformation and stores। Data source and data sinks are depicted by shaded rectangles, transformations by ordinary rectangles and data stores by open-ended rectangles। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। ये दो डेटा सोर्स एंड सिंक मतलब कि सोर्स एंड डेस्टिनेशंस को तो शेडेड रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑर्डिनरी रेक्टेंगल्स से, एंड डेटा स्टोर को ओपन एंडेड रेक्टेंगल्स से, वन साइड ओपन रेक्टेंगल से शो किया जाएगा। और जो भी उसमें प्रोसेस परफॉर्म होगा उनको सर्किल के थ्रू डिनोट किया जाएगा। और जितने भी कम्युनिकेशन है, डेटा फ्लो है, उसको डिनोट किया जाएगा एरो वाली लाइंस के थ्रू। ओके, लाइक एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। इनफॉर्मल डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, यूजर ने मतलब कि सोर्स ने कमांड दी तो उसके ऊपर यूजर इंटरफेस प्रोसेस हो गया इसमें। ठीक है, देन क्रिएट एंड डिलीट, यहाँ से जो प्रोसेस किया जाएगा, ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्रोग्राम को, या तो क्रिएट करो या फिर डिलीट करो। ठीक है, देन डीएमएस, इसके पास डिजाइन एंटिटी या डिलीट कमांड। ठीक है, एनालिसिस, गेट ऑब्जेक्ट या रिट्रीव ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो डीएमएस है वो एनालिसिस के पास जाके बोल रहा है रिट्रीव ऑब्जेक्ट, और ये इसको ऑब्जेक्ट दे रहा है। ओके, इस तरह से ये डेटा फ्लो डायग्राम हो गया आपका। बनाना चाहो तो बना लो एक बार इसको भी। चलो बना लिया डायग्राम, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। Entities in a data dictionary include the name of the data item and attributes such as the data flow diagram where it is used, its purpose derived from its sub item। ठीक है, डेटा डिक्शनरी में क्या आएगा। अब डेटा डिक्शनरी, जनरली डिक्शनरी किस चीज को बोलेंगे, डिक्शनरी वो होती है जो
किसी का भी डिस्क्रिप्शन या मीनिंग दे, ठीक है, तो वही एक तरह से अपना डेटा डिक्शनरी हो गया। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी डेटा जिसके भी ऊपर वर्किंग की जा रही है उसका नेम होगा, उसके आइटम्स होंगे, मतलब उसका नेम का ये शो करेगा कि भाई ये किस टाइप का नेम है। जैसे सपोज हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ, नंबर्स को वो एज ए इंटीजर डेटा टाइप यूज में लेता है, कैरेक्टर्स को वो एज ए अल्फाबेट्स को एज ए कैरेक्टर लेता है, और नंबर्स एंड अल्फाबेट्स अगर दोनों लिया जाए तो वो स्ट्रिंग भी ले लेता है। तो ये वेरियस वेरियस डेटा आइटम्स हो गए, डेटा टाइप्स एंड डेटा आइटम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिक्शनरी के अंदर आएगा। सेक्शन 4 में क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनल एंड स्टेट ओरिएंटेड नोटेशन दैट स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स अमंग इनपुट्स, एक्शंस एंड आउटपुट्स। एक्शंस मतलब कि प्रोसेस, उसके ऊपर क्या वर्किंग की गई, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज response टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज, प्रोसेसिंग टाइम फॉर वेरियस processes, throughput, primary and secondary memory constraints, telecommunication bandwidth। मतलब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके अंदर लिया गया है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने देखा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग इंक्लूड्स द एक्शन टू बी टेकन एंड मैसेजेस टू बी डिस्प्लेड टू अनडिजायर्ड सिचुएशंस और इवेंट्स। अनडिजायर्ड वही हो गया कि जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, अनडिजायर्ड आउटपुट्स होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ये मैसेज प्रोवाइड कराता है। और categories of possible exceptions include temporary permanent resources, inconsistent values and parameters। incorrect मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था 0/10 एंड 10/0। ओके, आप इसको नोट करना चाह रहे हो क्या? नोट करना चाह रहे हो तो आप एक बार से नोट से भी नोट कर लीजिए। शॉर्ट में जरूरी नहीं है कि आप ऐसे चीजें से नोट करो, आप चाहो तो शॉर्ट में भी इसे कर। अच्छा सॉरी, कर लिया होगा अब तो अपन के चलते हैं। नेक्स्ट है अर्ली सबसेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज वाला हमने पढ़ा था। Priorities, early subsets and implementations. Priorities for the system under development. Product to be planned in 3 versions: prototype, modest and enhanced version। ठीक है, प्रोडक्ट टू बी प्लान इन 3 versions: प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, modest and enhanced version। The customer may desire delivery of subset capabilities and the successive versions can increasing level of capabilities। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, आवाज आ रही है? ठीक है, अब वापस एक बार देख लेते हैं। अर्ली सबसेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस प्रायोरिटीज फॉर द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। अब जब भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपिंग स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन
किए किस तरह से और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस किए जाएंगे, क्या उनकी प्रायोरिटीज रहेगी, क्या उनके सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो प्रोटोटाइप इसमें बेसिकली प्लानिंग के अंदर 3 स्टेप्स या 3 वर्जन्स रहेंगे। फर्स्ट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब कि क्या इनिशियल डिजाइनिंग रहेगी, क्या इनिशियली इम्प्लीमेंटेशंस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब कि अ, कम से कम टाइम में और कम से कम वर्किंग के साथ कोई भी सिस्टम बन जाए, ये इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, देन एनहेंस वर्जन। एनहेंस वर्जन क्या हो गया इसका? इनहेंस करना मतलब, ठीक है, और उसको करना। ओके, the customer may desire delivery of subset capabilities and the successive versions can increasing level of capability. Okay, next is foreseeable modifications and enhancements that may be incorporated into the product following initial product release are specified in the product requirements. क्या हुआ इसमें? हमने देखा था फोर्सिएबल मॉडिफिकेशंस एंड इन्हेंसमेंट, मतलब कि कभी जैसे कोई सिस्टम बना के रेडी करके और क्लाइंट को या यूजर को अब प्रोवाइड करा दिया, अब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है या जैसे वर्जन्स नहीं आते हैं वेरियस वेरियस, जैसे हम सपोज विंडोज ओएस की बात करें तो उसमें वेरियस वेरियस वर्जन हैं, तो वही है कि इन फ्यूचर कोई मॉडिफिकेशंस की नीड हो तो वो इजीली करने की मतलब अवेलेबिलिटी मतलब इजीली हो जाए, ये है इसमें। ओके, acceptance criteria specify functional and performance tests that must be performed and standards, ये हम देख चुके हैं। क्या इसके अंदर होगा? Software requirement specification contains design hints and guidelines. The requirements specification is primary with functional and performance aspects of a software product. ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायर मतलब प्रोडक्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बेसिस पर भी ये फंक्शनल होना चाहिए। क्रॉस रेफरेंस डायरेक्टरी मतलब कि ग्लॉसरी वाली चीज आ गई है इसमें। ठीक है, अब डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। अब किसी भी एसआरएस को बनाते वक्त उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज डिजायर्ड है। ओके, देखते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज दैट अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट specification should possess. In particular, a requirements document should be correct, complete, consistent, unambiguous, functional, verifiable, traceable, easily changed. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि किस तरह से ये क्या कहना चाह रहा है कि देयर आर अ नंबर ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज दैट अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शुड possess। जब भी कोई एसआरएस डिजाइन किया जाता है तो उसके अंदर वेरियस वेरियस प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिजायर्ड होती हैं। ठीक है, अब इन पर्टिकुलर अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड बी फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे सपोज कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है या मतलब कि कोई क्लाइंट आपसे आता है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या करेगा? वो रिक्वायरमेंट्स गेन करेगा उससे कि हाँ भी क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो किस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट फिर उससे एज अ ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा इन अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, वो उसे रेडी करेगा। तो फर्स्टली वो क्या होना चाहिए आपका? करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चाह कुछ रहा है और आपने उसमें लिख कुछ भी दिया उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीट। इट शुड बी कंप्लीट। ऐसा नहीं कि आपने अधूरा लिखा है उसमें, उसको मतलब पूरा नोट डाउन ही नहीं किया, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कंप्लीटली उसको राइट ही नहीं किया है। ओके, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर वो इनकम्प्लीट होगा तो आपको एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या एट द टाइम ऑफ वर्किंग इसमें प्रॉब्लम आएगी कि हाँ भाई इसमें क्या क्या नीड्स हैं यूजर की, तो वो तो पूरी क्लियर ही नहीं है।
ओके। उसके बाद है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, पूरी तरह से समझ में आने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या नीड थी और क्या उसमें कुछ वो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अनएम्बिगुअस। अच्छा, कल भी मतलब नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। नॉट क्लियर मतलब कि जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार स्लोगन वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो या लाइंस किसी की लिखी हुई होती हैं कहीं पर, और उसके नीचे लिखा होता है वो एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्लियर क्लियर पता नहीं है कि ये किसकी लाइन है, तो अनएम्बिगुअस जस्ट उसका अपोजिट हो गया। अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर होना, कोई भी चीज के बारे में पता होना, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस मतलब कि क्लियरली वो समझ में आने वाले डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें क्या पूछा है क्या लिख रहा है कुछ समझ में नहीं है, तो मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए। ओके। अब उसके बाद है फंक्शनल। ठीक है। अब जो भी डॉक्यूमेंट, फंक्शनल मतलब कि वर्किंग वर्किंग स्टेट में होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी रिक्वायरमेंट की गई है वो फंक्शनल होनी चाहिए। मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट्स दी हैं यूजर ने, वो सिस्टम एनालिस्ट ये चेक करेगा कि हाँ ये जो दे रहे हैं रिक्वायरमेंट वो वर्किंग है कि नहीं, या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही की जा सकती है, मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मतलब कहीं ये सिर्फ बात ही बातों में ना रह जाए, उन पे कोई वर्क भी किया जा सके। ओके। के बाद है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का तो मतलब आप लोग सभी समझ ही जाएंगे कि वेरीफाई किस तरह से वेरीफाइबल होना चाहिए। उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, अनऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए। देन ट्रेसेबल एंड इजीली चेंज्ड। ट्रेसेबल क्या का मतलब क्या हो गया, ट्रेस करना मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो ट्रेसेबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इजीली, अगर चलो इससे पहले हम लोग देखते हैं इजीली चेंज्ड। इजीली चेंज्ड का क्या मतलब हो गया कि कोई भी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसके बेसिस पे वर्किंग होगी, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, अब वर्किंग कर रहे हैं वेरियस वेरियस मॉडल्स को यूज में लेके, वेरियस वेरियस फेजेस से गो थ्रू हो रहे हैं। तो अब जब भी कस्टमर बीच में उसको एक्सेस करता है, उसको देखता है, समझता है, और बाई चांस एट द टाइम ऑफ द वर्किंग या प्रोसेसिंग इफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स चेंज, तो वो इजीली चेंजेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर वो जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। और अगर वो स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करना पड़े तो वो इजीली ट्रेसेबल हो, मतलब वहां से जो जो भी एलिमेंट्स है, जो जो भी स्टेप्स को उसको सेलेक्ट करना है वो इजीली ट्रेस कर सके, सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इसके डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एसआरएस। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, होपफुली आप लोग ने ये कर लिया होगा नोट, तो इसे कर लीजिए फटाफट से। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है। इसके वेरियस वेरियस सेक्शंस या फेजेस हैं, ओके, उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में हमने पढ़ा है। डीएफडी, डीएफडी भी एक तरह से हमारा रिपीट हो गया है। डीएफडी मतलब कि डेटा फ्लो डायग्राम, ओके। फिर उसके बाद इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज, ओके। थैंक यू।